नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश राठी। आज हम अपना लेक्चर 2 शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अपना पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भी शेयर मार्केट क्या होती है, उसके अंदर क्या कहते हैं, एक नॉर्मल मार्केट और शेयर मार्केट में क्या क्या डिफरेंस होता है। पूरा चार्ट बताया था कि भी शेयर मार्केट का क्या क्या स्कोप होता है, इक्विटी, कोमोडिटी और करेंसी में क्या क्या डिफरेंस है, हम लोग उसके अंदर क्या क्या करते हैं। थोड़ा बहुत बताया था कि भी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कॉल और पुट के बारे में बताया था, फ्यूचर ऑप्शंस का आइडिया दिया था। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती हैं, ये सब देखा था। आज हम लेक्चर 2 शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि भाई हम लोगों को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट क्या होता है, क्यों चाहिए और कैसे करना है। ठीक है। ये सब हम आप आज के लेक्चर में शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज 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 जाके पहले पुराना लेक्चर देखिए। मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 2 3 करके। कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है, सारे देखिए स्टार्टिंग से, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पुराना लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आप लोग आइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अपना प्यार दीजिएगा। क्या चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलो भाई, हम अपना लेक्चर 2 शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये है अपना आज लेक्चर 2। एक मिनट, हम लोग ले लेते हैं एक पेन। ठीक है, हम इसमें करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन मार्केट। ठीक है, ये रहेगा अपना टॉपिक। चलो भाई, पॉइंट नंबर 1 देखो भाई, हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू। वी इन्वेस्ट थ्रू आवर स्टॉक एक्सचेंजेस। आप में से काफ़ियों ने नाम सुने भी होंगे, मोस्टली इनफैक्ट सबने सुने ही होते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, इनमें से दो मोस्ट पॉपुलर जो है वो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लोग एब्रीविएट करते हैं एनएससी और बीएससी के नाम से। ठीक है, बट क्या हम इनके अंदर डायरेक्टली जा सकते हैं? एनएससी और बीएससी के अंदर नहीं। उसके लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है ब्रोकर की। जो स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं, हम उनके साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, और इनके थ्रू हम लोग एनएससी और बीएससी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आती कि ब्रोकर कौन से हैं। चलो कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं, जो मोस्ट पॉपुलर हैं और जो फर्स्ट टाइम यूजर्स होते हैं उनके लिए जो कॉमन है वो बता देता हूँ मैं आपका। एक हो गया आपका ज़ीरोधा, आपका एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। ठीक है, और बताओ भाई, अपस्टॉक्स हो गया, सैमको, ये हैं कुछ कॉमन। ठीक है, तो ये आपके ब्रोकर्स हो गए। ब्रोकर्स में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, राइट। फोर्थ चीज़ होगी आपकी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि भी डीमैट अकाउंट होता क्या है। इन ब्रोकर्स के साथ आप लोग जो अकाउंट लिंक करते हो, रजिस्टर करते हो, उसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। इसको हम लोग लिंक करते हैं अपने बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी पैसा ऐड करोगे या विड्रॉ करोगे, वो सारा ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट के थ्रू होगा। बैंक अकाउंट कौन से आपके? एसबीआई, एचडीएफसी या फिर जिसमें भी हो, हर एक में होता है। ठीक है, सभी बैंक अकाउंट्स के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट लिंक कर सकते हो। और उसके लिए हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम लोग अब वो देख लेते हैं।
ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, एक आपको चाहिए पैन कार्ड। और कमाल की बात तो ये है कि अब आप लोग घर से ही ओपन कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट। पहले आप लोगों को फिजिकली जाके या फिर कुरियर के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी ब्रोकर को देनी पड़ती थी, बट अब इतना इजी हो गया है कि डीमैट अकाउंट घर से ही ओपन हो जाते हैं। बस इनकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करके आपको देनी होती है उनकी साइट पे। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके अलावा आपको चाहिए हाँ बैंक अकाउंट, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जिसके साथ आप लोग ये लिंक करवाना चाहता हूँ। बस इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है भाई, हो गई ये चीज़ें। अब ये तीनों चीज़ें होने के बाद होती है आपकी KYC वेरिफिकेशन। KYC वेरिफिकेशन का मतलब होता है नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको मिलता है आपका क्लाइंट आईडी और पासवर्ड, जिसे आप लोग बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद जो आपका ब्रोकर है उसकी साइट पे जाके या फिर जो मर्जी बोलो मोबाइल ऐप पे जाके आप लोग अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल देते हूँ, जैसे काइट है, ये है आपका एप्लीकेशन ज़ीरोधा का। ऐसे ही HDFC सिक्योरिटीज का अपना अलग ऐप है, सैमको वालों का भी अपना अलग है, नाम पता नहीं क्या है इनके, सबके अजीब से नाम है। एक जो मेरे को याद है एमओ ट्रेडर नाम है, एक मोतीलाल ओसवाल का है, एमओ ट्रेडर। जो मैं यूज़ करता हूँ उनके मेरे को याद है। एक HDFC में भी मेरा डीमैट है, ज़ीरोधा में है, HDFC में है, सैमको में है, मोतीलाल में है। खैर आप लोग सिर्फ एक ही रखो, और मैं रिकमेंड करूँगा ज़ीरोधा का करो, क्योंकि इंडिविजुअल बंदे के लिए ज़ीरोधा बेस्ट है, उनकी ब्रोकरेज कम होती है। ठीक है, और ऊपर से उनका जो फर्मवेयर है एप्लीकेशन का वो काफ़ी इजी है, एक नया बंदा आसानी से समझ सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी ब्रोकरेज कम है, बट वही है, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा हो जाएगा। ब्रोकरेज कम है, लेकिन इसमें आपको मतलब आप ऑन कॉल कोई ऑर्डर नहीं लगवा सकते हो। ठीक है, मतलब मान लो ऐप कभी क्रैश हो गई, आपका कोई ऑर्डर फंसा हुआ है तो वो फंसा ही रह जाएगा। ठीक है, HDFC वालों का क्या होता है, आप सीधा उनको कॉल करके भी ऑर्डर लगवा सकते हो कि भाई मेरा ये एक ऑर्डर है, इसे प्लेस कर दो, आपके बिहाफ पे वो लोग प्लेस कर देंगे। उसके अलावा ये लोग आपको मार्जिन ज़्यादा देते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं HDFC सिक्योरिटीज़ के। अगर इसकी ब्रोकरेज ज़्यादा है तो बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप HDFC सिक्योरिटीज़ में जाओ। अगर मंथली 1000, 500, 2000 तक की इस टाइप की अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ज़ीरोधा ही करो, वही प्रेफर करूँगा मैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग अब बात करेंगे, पेन बदल लेते हैं, म्यूचुअल फंड की। नॉर्मली लेते हैं यार, पहले तो इसी से कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड में हम लोग दो टाइप से इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है आपका SIP, दूसरा होता है आपका लमसम। अब ये SIP और लमसम क्या है, म्यूचुअल फंड आपको दो तरीके की इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है, लेकिन उससे पहले ये समझो कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। मैं एक लेमैन हूँ, मेरे को शेयर मार्केट का इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि भाई किस टाइम पे किस टाइप के शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे बंदे के लिए जो रिकमेंडेड होता है वो होता है आपका म्यूचुअल फंड।
म्यूचुअल फंड क्या करता है, जो एनालिस्ट होते हैं, शेयर मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, उनके पास पैसा पूल करके इकट्ठा होता है। पूल समझते हो आप? पूलिंग मतलब, पहले पूलिंग समझते हैं क्या होता है। पूल मतलब एक शेयर है 10,000 रुपये का, ठीक है, पर मतलब मान लो मैं अकेला बंदा 1% अगर इन्वेस्ट करता है, वो मेरे को पता है कि हाँ ये 10,000 का शेयर बढ़िया है, आने वाले टाइम में ये 12,000 का होगा, पर मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपये हैं, ठीक है, तो मैं इसको परचेज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि मैं 10 लोगों को इकट्ठा करता हूँ, 10 पर्सन्स को इकट्ठा करता हूँ कि भाई एक शेयर है, वो आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न देने वाला है, तो हम 10 लोगों क्या करते हैं, 10 के 10 मिलके 1,000 इकट्ठा कर लेते हैं, और 1,000 10 बंदे देंगे तो मेरे पास 10,000 रुपये इकट्ठे हो गए, यानी कि पूल हो गए। तो अब मैं इसको बाय कर सकता हूँ। इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं पूलिंग, कि भाई मतलब काफ़ी लोग इकट्ठे करके एक जगह पैसा पूल करते हैं और फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ऐसे ही होता है, काफ़ी करोड़ में रोज़ हज़ारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होती हैं। सब बंदे म्यूचुअल फंड में पैसा ऐड करते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, मैनेजर क्या करता है, फिर प्रॉपर एनालाइज करता है कि भाई मैं 70% डालूंगा लार्ज कैप में, 20% डालूंगा मिड कैप में, और 10% डालूंगा स्मॉल कैप फंड्स में, ठीक है। वो ऐसे एनालाइज करता है अपना, जो भी उसको लगता है कि भाई इस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो उसके बाद वो आप लोगों के बिहाफ पे लगाता है। ये काम होता है आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर का। और ऑब्वियसली वो अब काफ़ी पढ़ा है, उसने रिसर्च की है, तो डेफिनेटली वो आपसे ज़्यादा बढ़िया जगह इन्वेस्ट करता है, और इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क लेवल होता है वो मिनिमल होता है। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि चलो दिखाता हूँ मैं। हम लोग जैसे मैंने मेरा म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रखा है ईटी मनी में। देखो ये ईटी मनी है, यहाँ पे ऑलरेडी, अच्छा ठीक है, मेरा लॉगिन इसने उठा रखा है, तो यहाँ से आप जाके म्यूचुअल फंड्स देख सकते हो। ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या है, स्टॉक्स में जाके देख सकते हैं कि भाई कौन से स्टॉक्स हैं। जैसे कि मैं अपना देखता हूँ, ये है मेरी इन्वेस्टमेंट्स। माई इन्वेस्टमेंट्स में गया, अभी रशिया यूक्रेन का वो चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट। उसके बावजूद सिर्फ 4.6% मेरा म्यूचुअल फंड डाउन है, ठीक है। मैंने एसआईपी लगा रखी है। जैसे कि आप एसआईपी मतलब आप फिक्स अमाउंट हर मंथ में डालते हो, उस पर अभी हम लोग चलेंगे एसआईपी और लमसम क्या है, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। अब जैसे ये है, मेरे म्यूचुअल फंड में क्या कर रखा है, 74.38% लार्ज कैप को दे रखा है, 19% मिड कैप को और 2% स्मॉल कैप को। इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रखा है। और उसके अलावा भी होल्डिंग्स में क्या डाल रखा है, 7% आईसीआई बैंक है इसके अंदर, 6.5% इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, ये सब करके हैं, ठीक है। ये इक्विटी का होगा। डेप्ट और में और अदर्स में देखते हैं क्या है, नहीं कुछ नहीं है, खाली इक्विटी में है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स में जाके आप लोग देख सकते हो अपने अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप की, जिसकी जैसी होती हैं। कुछ होते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स, जिसके अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है बट रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। कुछ होते हैं लो रिस्क लो रिटर्न वाले, जैसे कि लार्ज कैप के देख लेते हैं, ठीक है। ये है कैनरा रोबेको ब्लू चिप, मैंने भी इसी में इन्वेस्ट कर रखा है। इसका पर एनम रिटर्न दिखा रहा है 17.3% अभी के हिसाब से, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि एक बैंक जो है, बैंक आपको म्यूचुअल फंड्स बैंक से ज़्यादा रिकमेंडेड क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको। बैंक आपको नॉर्मल रिटर्न देता है 4 से 4.25% का,
एनुअली। ठीक है, अगर आप एफडी करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट भी करवाते हो, तो भी आपको मैक्स टू मैक्स 6.5% का एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। बट ये सेफ है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। लेकिन इससे बेटर आप अगर लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में डालते हो तो वो आपको एनुअली कम से कम भी नहीं तो 17% से 19% का रिटर्न तो आपका कहीं नहीं गया। इतना रिटर्न आप म्यूचुअल फंड से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। क्योंकि देखो, आपने 6.5% की एफडी दे भी दी, बट नॉर्मली आपका इन्फ्लेशन जो होता है हर साल वो 6% से 10% के बीच में बढ़ता है, इंक्रीज होता है। यानी कि अगर 7% अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, आपको बैंक ने दिया 6%, तो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो आपका पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी उस टाइम के हिसाब से। 1 साल के बाद बैंक में पड़े पड़े आपके पैसे की वैल्यू 1% कम हो गई बढ़ने की जगह। तो देख रहे हो, और ये बैंक भी क्या ही करते हैं, इतने कम इंटरेस्ट पे उठा के ये लोग भी इन्वेस्ट ही करते हैं मार्केट में। कोई डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, कोई म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता है, कुछ डायरेक्ट शेयर्स में लगाते हैं ये लोग। इस तरीके से बैंक आपका पैसा कमाता है। वो सेकेंडली जब आप देखते हो कि जब बैंक लोन देने की बारी आती है तो बैंक जो है आपको मिनिमम 10% पे लोन देता है। ये बात आप लोग एग्री करोगे कि लोन देता है वो हाई परसेंट पे, क्योंकि उनको पता है कि भाई एटलीस्ट इसमें मेरा मतलब उनके पास एक्सेसिव फंड है तो वो लोन दे रहे हैं। ठीक है, लोन दे रहे हैं, ऊपर से लोन का पैसा उनका ऑलमोस्ट सेफ होता है। ठीक है, क्योंकि साथ में कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज भी रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसलिए वो लोग लोन दे रहे हैं। हो गया, ये हो गया। अब आपका एफडी के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं एसआईपी और लमसम की। ये देखो भाई, एसआईपी होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब मान लो आप कोई जॉब करते हो, आप कोई एम्प्लॉय हो, आपको मिल रहे हैं 20,000 रुपये मान लो हर मंथ मिल रहे हैं आपको एंड में, ईच मंथ। तो आप अपने एक्सपेंसेस निकाल के क्या प्लान कर रहे हो कि भाई 1,000 रुपये हर मंथ मेरे को इन्वेस्ट करना। तो अगर तो आपको मार्केट की नॉलेज है तो आप डायरेक्ट लगाओगे अपने डीमेट अकाउंट में, सीधा शेयर परचेज कर लोगे। अगर नॉलेज नहीं है तो आप 1,000 को इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नॉलेज नहीं होती है। आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हो तो आपको बेटर रिटर्न मिलता है। ठीक है, बीच में आप लोग पैसा निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर किसी का ये क्वेश्चन हो कि भाई मतलब मान लो आपने हर महीने 1,000 ऐड किए, आपके 8,000 इकट्ठे हो गए 8 महीने में, बट अभी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको निकाल सकते हो, विड्रॉ आपके बैंक में आ जाएंगे। वो आपके म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर म्यूचुअल फंड जो है आपका ब्रोकर है वो कुछ पैसे चार्ज करता है, कुछ होता है कि भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप निकाल सकते हो जितना आपका है। बस जो आपका टैक्स है, आपका अर्निंग टैक्स इसके अंदर इंक्लूड होगा। मतलब मान लो 100 रुपये अगर टैक्स है तो आपको 7,900 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का है। बट अगर मान लो अगर आपने हर महीने 1,000 किए हैं तो मंथ एंड तक 8,000 तो आपकी वैल्यू हो गई, बट इस पे रिटर्न लग के ये आपको 9,700 के आसपास का मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। म्यूचुअल फंड समझ में आ गया? तो ठीक है, आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं हम लोग। या फिर अगर कुछ और तो क्या ही बताएं, डीमेट अकाउंट के लिए बता दिया आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि भाई कैसे ओपन करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं हम लोग, किस किस टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर टाइप पता चलेगा।
इसके अलावा हम लोग इंक्लूड कर लेंगे इसमें टिकर क्या होता है वो बता दूंगा। मार्केट वॉच हम लोग कैसे देखते हैं, मार्केट वॉच क्या होती है और मार्केट वॉच कैसे देखते हैं, ये इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा। थैंक यू सो मच गाइस, शेयर योर लव, शेयर द चैनल एंड like the video if you like this video. Thanks, bye.